हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए आपका पेपर 3 का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 24। अभी तक हम लोगों ने टोटल 23 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो सारे प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कितने सवाल हमारे रहते हैं, तो 40 सवाल रहते हैं। और आपको पेपर 3 में जो जीके जीएस का जो टॉपिक रहेगा, जो आपका पेपर रहेगा, उसमें भी आपको 40 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। परीक्षा का तिथि आपका जारी हो गया है। मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका परीक्षा होने वाला है। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बना दिया है। आप लोग अपना ईमेल आईडी और मैसेज चेक करते रहेंगे, किसी तरह का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, सारे प्रश्न आपका हम क्लियर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका जो पहला सवाल स्टार्ट होता है हिस्ट्री से होता है। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? अमृतसर जो शहर है बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा अपने आप में। और अमृतसर शहर की जो स्थापना किया गया वो किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, देखिए, गुरु रामदास के द्वारा। समय था 1577 ईस्वी में। 1577 ईस्वी में गुरु रामदास ने अमृतसर सरोवर नामक एक नगर की स्थापना किया था, जो आगे चलकर अमृतसर में सरोवर हट गया और सिर्फ अमृतसर बच गया, समझे। और अमृतसर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो अमृतसर शहर की जो स्थापना किया गया किनके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा, सन 1577 ईस्वी में। इसका पुराना नाम अमृतसर सरोवर था। सरोवर हट गया और अमृतसर ज़्यादा प्रचलित हो गया, मतलब कि अब आपका अमृतसर ही बच गया है। चलिए, ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा वीडियो आता है डेली इवनिंग में, माने कि शाम के 7 बजे आता है। तो आप अगर ये डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सभी ने नाम सुना होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है कौन सा वर्ष में किया गया था? ठीक है, इसकी स्थापना कौन सा वर्ष में किया गया? तो सही आंसर सभी लोगों को करना है 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक एक अधिनियम बना जो 1934 में बना था, और उसके प्रावधानों के अनुसार से 1 अप्रैल, ठीक है, कितना, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हो गया, समझे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 53। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है कौन सी भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? तो पाली भाषा। हम लोग तुरंत आंसर इसका कर देंगे, क्या करेंगे? पाली भाषा आंसर इसका कर देंगे। गौतम बुद्ध का उपदेश जो है पाली भाषा में सभी थे, और गौतम बुद्ध के समय में जो है सामान्य बोलचाल की भाषा पाली थी, सामान्य बोलचाल की भाषा। जैसे अभी हम लोगों के पास क्या है, मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। उस टाइम भी इसी तरह का अंतर था। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग वहाँ पे पाली बोलते थे, और जो कुछ शिक्षित वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, वो संस्कृत की भाषा का प्रयोग करते थे, समझे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना उपदेश देने की जो घटना घटी थी, जो घटना हुई थी, वो बौद्ध ग्रंथ में इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, समझ गए। धर्म चक्र परिवर्तन कहिए, फिर धर्म चक्र परिवर्तन कहिए। गौतम बुद्ध को उपदेश देने का घटना को ये कहा गया था, और पाली भाषा में से धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। पाली भाषा की यदि बात करेंगे तो ऐसे लिखाएगा, धम्म च अधा का परिवर्तन, ठीक है। तो दोनों तरह का आप लोग को ध्यान में रखना है, धम्म चक्र परिवर्तन या फिर धर्म चक्र परिवर्तन, दोनों सटीक है, समझ गए। तो यहाँ पे 3 सवाल आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध पाली भाषा में दिए थे, धम्म चक्र परिवर्तन कहलाया या फिर धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। उस टाइम लोग पाली और संस्कृत दोनों भाषा का प्रयोग करते थे। 54 नंबर सवाल देखिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील कौन सा राज्य में स्थित है? सही आंसर आप लोगों को करना है मणिपुर में। मणिपुर में है। अगर यदि इसकी एरिया की बात करें, इस झील की एरिया की, तो इसकी एरिया है 280 किलोमीटर स्क्वायर, 280 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और यह जो है मीठे पानी के लिए जाना जाता है, मीठे पानी का ये झील है, मीठे पानी का झील, ठीक है। तो इसको मीठी पानी का झील भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? प्राचीनतम मतलब पुराना पर्वत भारत का। अरावली पर्वत हम लोग सही आंसर करेंगे। भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, और भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है, समझे। और यह संसार की सबसे प्राचीनतम है। इससे पुराना कोई पर्वत है ही नहीं, समझे।
इसको याद रखिएगा। 56 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर करना है आपको जीवी मावलंकर। 1952 में आम चुनाव होने के बाद देश को पहली लोकसभा मिली और लोकसभा के जो अध्यक्ष बने वो जीवी मावलंकर बने। अगला सवाल देखिए 57, काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? सबसे पहले तो आपको दर्रा समझ में आना चाहिए। ये जो दर्रा होता है वो क्या होता है? ये दर्रा होता है ऐसे करके मान के चलिए पहाड़ी है बहुत ऊंचा ऊंचा और बीच में ये गलत हो गया है ना, फिर से हम आपको बताते हैं। सवाल ये हमारा है काराकोरम दर्रा। अब देखिए ये जो पहाड़ी रहते हैं ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पहाड़ी रहते हैं, बीच में जो गैप रहते हैं मान के चलिए यहाँ पे ये गैप है, ये बीच में जो निचली हिस्सा जो है ये गैप है। अब यहाँ से इस पार से उस पार जाने का रास्ता होता है, उसी को दर्रा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं पास। ठीक है, दर्रा या फिर पास। तो काराकोरम जो दर्रा आपका है, जो काराकोरम आपका दर्रा है, ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है वो पूर्वी सिक्किम जिले में एक पहाड़ी दर्रा है और यह जो है दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत के साथ में जोड़ता है। लेकिन अभी हम लोगों को पूछ रहा है काराकोरम दर्रा, इसलिए इसी के आंसर जानेंगे और भारत पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है। अगला सवाल देखिए, नौसेना का सबसे ऊंचा पद क्या है? अगर यदि अभी आप डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। नौसेना का सबसे ऊंचा जो पद होता है वो पद होता है आपका एडमिरल का। सबसे ऊंचा पद एडमिरल का होता है, समझे। उसके बाद होता है वाइस एडमिरल, उसके बाद होता है रियल एडमिरल, उसके बाद होता है कमोडोर, उसके बाद होता है कैप्टन जो नौसेना में होता है, फिर होता है कमांडर, फिर होता है लेफ्टिनेंट कमांडर। लेकिन जहां पर आपको एडमिरल मिल जाए सबसे ऊंचा पोस्ट होता है नौसेना में। क्लियर। 59 नंबर सवाल देखिए, हिमालय की तराई में से वन पाए जाते हैं। जो हिमालय की जो तराई होती है वहां पर कौन सा वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। कौन सा वन? सदाबहार वन इसमें पाए जाते हैं। कहाँ पर? हिमालय की तराई में। क्लियर। अगला सवाल 60 नंबर, दच्चीगाम अभ्यारण्य। दच्चीगाम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे दच्चीगाम लिखा हुआ है, जबकि यह पूरा नाम इसका जो होता है वो दाचीगाम होता है। ठीक है, दा में आकार है। दाचीगाम अभ्यारण्य ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, श्रीनगर जिला में। समझ गए। और यह जो है डल झील से पूर्व में स्थित है और दाचीगाम विशेष रूप से कश्मीर हुंगुल यानी कि हिरन के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम अभ्यारण्य में क्या मिलता है? हिरन मिलता है। ठीक है, हिरन यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य में आपका स्थित है। अगला सवाल देखिए 61, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा कैसे लिखेंगे? NEFA। अच्छा, ये नेफा का पूरा नाम क्या होता है? तो नेफा का पूरा नाम होता है, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट, F से आप करेंगे फ्रंटियर, FRONTIER, फ्रंटियर, और ये से करेंगे एजेंसी, AJENCY, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का पूरा नाम होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या करेंगे? उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश। इसका संक्षिप्तीकरण यही हम लोग नेफा कहते हैं। ठीक है, 1972 में नेफा अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना था और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो 61 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। बहुत विवाद होता है चीन के साथ में अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, अभी भी है। जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में ज़्यादा, समझे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 62 नंबर, किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन जो है यानी कि माप करने के जो तरीका है वो क्या होता है? तो इसका आंसर करेंगे हम लोग GDP। GDP का पूरा नाम क्या होता है? GDP का पूरा नाम क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को हम लोग GDP कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला सवाल देखिए, चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी? जो चालुक्य वंश के जो लोग थे इसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। वातापी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातापी का नाम बदल गया, आधुनिक नाम हो गया है बादामी। ठीक है, क्या हो गया है? बादामी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं
देखिए किसी प्रश्न में यदि आपको कन्फ्यूजन होगा ना, आपको लगेगा कि इसका आंसर ये नहीं सर ये होना चाहिए, आप बेझिझक कमेंट में आकर के कमेंट में लिखिए कि जैसे मान के चलिए 64 का हम आंसर मान के चलिए आपको बताएं ये, तो आपको बताना है कि डी, नहीं तो सब लिखिए कि 64 का सर ऑप्शन डी होगा। और डी क्यों होगा ये भी आप एग्जाम्पल दीजिए, हम आपका कमेंट बढ़िया रहेगा तो मैपिंग करेंगे, अगले वीडियो में आपका नाम भी बताएंगे कि हाँ इन्होंने बढ़िया कमेंट करा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सैडलर आयोग का संबंध जो है कौन से क्षेत्र से है? 64 का आपको आंसर करना है। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। किससे है? शिक्षा के क्षेत्र से है। अगला सवाल है, येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक, हम लोग का व्हाइट बुक चलता है, हम लोग का व्हाइट बुक, हम लोग का सारा पेपर सरकारी कैसा रहेगा? व्हाइट, सादा कलर का रहेगा, लेकिन ये येलो बुक है। 65 का आप लोग आंसर करेंगे फ्रांस का। ठीक है, किसका करेंगे? फ्रांस में। फ्रांस में सारे सरकारी कागज जो काम होते हैं सरकारी वो किस में होते हैं? येलो कलर के कागज पे। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो महान नेता या फिर कोई महान व्यक्ति को साइंटिस्ट मरते हैं तो उनके आद में जो है आधा झंडे को जो है झुकाया जाता है, समझ गए? तो 66 नंबर का है कि शोक का प्रतीक करना। क्या करना? शोक का प्रतीक करना, माने कि कौन सा आंसर करेंगे? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। किसी देश के लिए यदि राष्ट्रीय क्षति हो तो शोक व्यक्त किया जाता है उस तरह से। अगला सवाल है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? आंसर करेंगे ऑप्शन सी, पावापुरी में। ठीक है, महावीर जन्म का जो है महावीर जैन की जो जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी पूर्व का मतलब सभी लोग समझ रहे हैं ना? आप ऐसे समझ लीजिए, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके लिए हम बता देते हैं। ये मान के चलिए यहाँ पर 00 हम लिख दिए, यहाँ से आपका राइट आइएगा तो साल स्टार्ट होता है 1 2 3 4 2026, और यहाँ से जब इधर लेफ्ट जाइएगा ना तो ये माइनस में जाता है, ईस्वी पूर्व में जाता है। यहाँ 0 ईस्वी पूर्व, यहाँ पे 1 ईस्वी पूर्व, 2 ईस्वी पूर्व, 3 ईस्वी पूर्व, 4 ईस्वी पूर्व, इसी तरह से 540 ईस्वी पूर्व, मतलब कि जब हम लोग का समय साल स्टार्ट नहीं हुआ था उसके 540 वर्ष पहले, समझे? वैशाली के निकट एक जगह का नाम था कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर, वहीं पर जो है महावीर का जन्म हुआ था। और ये जो है 24वें तीर्थकार थे। और महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। और महावीर ने अग्रज नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। और 42 वर्ष की अवस्था में जिरिम्भिका ग्राम के समीप जो है रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहा गया। और मान्यता है कि 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में राजा हस्तिपाल के यहाँ पावापुरी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। समझे? जन्म हुआ 540 ईस्वी पूर्व में, डेथ हुआ 468 ईस्वी पूर्व में। समझे? याद रखिएगा, इतना सारा कहानी आपको दूसरा कोई नहीं बताएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो गुप्त हम लोग करेंगे, ऑप्शन सी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ पर एक समय ऐसा था कि यहाँ पर जो है 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे, जो बाहर से आकर के पढ़ते थे। 2,000 शिक्षक यहाँ पर थे। बौद्ध धर्म की दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। और इसकी स्थापना गुप्त शासक जो कुमारगुप्त एक था, ठीक है, कुमारगुप्त या जैसे जैसे लिखा जा रहा है, कुमारगुप्त एक ने इसकी स्थापना करा था। ठीक है, इसका निर्माण 450 ईस्वी से लेकर के 470 ईस्वी के बीच में कराया गया था। और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। बहुत बड़ा हरामी आदमी था वो बख्तियार खिलजी। और प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में एक वर्ष यहाँ विद्यार्थी की एवं भिक्षुक के रूप में व्यतीत किया था। और प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। विदेश से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में घूमने जाइएगा, दीवार अभी भी आपको 20-20 फीट चौड़ा तक मिलता है, सुनते हैं। हम कभी जा नहीं पाए, वहाँ पर मौका नहीं मिला है, लेकिन आप लोग जो घूमे होंगे उनको पता होगा। आप लोग का सहयोग रहा तो हम भी एक बार घूमेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? किनको इच्छा है कि मैं भी वहाँ पर जाकर के एक बार देख लूँ, है कि नहीं? चलिए, बहुत सारे लोगों का इच्छा है, बहुत सारे लोगों का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नौकरी निकालिए पहले। सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? अब इसमें से उपयुक्त जोड़ी कौन सा है? इस तो उपयुक्त जोड़ी है चेतक और लिच्छवी। चेतक यहाँ लिखा गया, चेतक हो जाएगा। राजा चेतक लिच्छवी के राजा थे। यहाँ जो है विजय संघ के प्रधान वंशों में से एक था। समझ गए? तो यहाँ पर यही सही है, बाकी सब गलत है। अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, दोनों हम बता देते हैं। 70 नंबर का आपको आंसर करना है, ऑप्शन बी लुम्बिनी में।
ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब ये आपको हम समझा दिए अगला प्रश्न में, पिछला प्रश्न में, ठीक है, कुछ एक दो पहले प्रश्न जो था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। समझ गए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 71 नंबर। 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी? देखिए इसका आंसर तो हम करेंगे वज्जी का, ठीक है, वज्जी इसका आंसर हो जाएगा। अगंतुर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन है, ठीक है। अगर यदि 16 महाजनपदों के बारे में बताएंगे तो लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी तो आपको इसका ही आंसर जानना है, वैशाली का उस टाइम वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी? तो वैशाली जो राजधानी थी वो वज्जी की राजधानी थी। अगला सवाल देखिए 72 नंबर। गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो हुआ था उसको वो किस लिए हुआ था? इसको इसी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम लोग करेंगे नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। पहले जो है ना नील खेती होता था, नील की खेती होता था और नील की खेती से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसके वजह से गांधी जी को चंपारण आना पड़ा था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है यानी कि आंदोलन जो है 1917 ईस्वी में चंपारण से किया था। यह सत्याग्रह जो है तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। तिनकठिया माने 3/20 प्रणाली, 3/20 प्रणाली। प्रत्येक किसान को 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। समझें, माने कि 20 कट्ठा आपके पास खेत है तो 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना पड़ेगा और ये अंग्रेजी लोग ले लेते थे, ज़्यादा दाम में बेचते थे, समझे, इसीलिए। अगला सवाल देखिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? 73 का आपको आंसर करना है, ऑप्शन बी पटना का। प्रभावती देवी नारायण वर्तमान बिहार में से एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी जिनका नाम था प्रभावती देवी। यह पटना की प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अगला सवाल देखिए, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का, ठीक है। यहाँ पे आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन बी, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का, ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 75 नंबर। जोग जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी के ऊपर स्थित है? आपको आंसर करना है शरावती नदी। देखिए जोग जलप्रपात को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात, और इसको जो है महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जोग या फिर गरसोप्पा फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। यह जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है और सबसे खास बात यह है कि यह जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात। समझ गए, याद रखिएगा आप लोग इसका आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 76। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो सही आंसर हम लोग करेंगे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। लेकिन चलिए यहाँ पर हम आपको एक टास्क देते हैं, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल में कि वारेन हेस्टिंग्स थे या फिर रॉबर्ट क्लाइव थे, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। अगर यदि किन्हीं को सटीक जानकारी है तो हम देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका आंसर करिएगा। मेरा आंसर है वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड क्लाइव। आप लोग क्या आंसर करते हैं इसका? 76 नंबर का। चलिए जो जानकार आदमी है जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम पढ़ते हैं 77 नंबर पर। अरे इतना गूगल है भाई, कर लो, उसका गूगल करके आंसर कर लो ना, क्या दिक्कत है यदि आपको भी नहीं पता है तो, ठीक है। मुझे तो पता है लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर ये सवाल छोड़ रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? 77 का आंसर करेंगे माउंट आबू पर्वत। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास में स्थित है और यहाँ कुल जो है 5 मंदिर है और ये खूबसूरत मंदिर जैन धर्म के तीर्थकारों को समर्पित किया गया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और यहाँ पे पारसनाथ पर्वत जो आप देख रहे हैं ये झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये भी आपका जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ज़्यादा। अगला सवाल देखिए 78 नंबर। गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना गया? इसका आंसर हम बता चुके हैं अभी आपको इसी वीडियो में, ठीक है। कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको गौतम बुद्ध से याद रखना है, ठीक है। 3-4 चीज़ें आपको गौतम बुद्ध से याद रखना है। एक तो आपका ये हो गया कि उपदेश देने को क्या कहा गया, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया।
एक हुआ था इसका गृह त्याग। तो गृह त्याग को जो है बौद्ध में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। समझे, क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और उसमें एक और आता है मृत्यु को, तो मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? मृत्यु को महापरिनिर्वाण। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। महापरिनिर्वाण मृत्यु हो गया, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन पहला उपदेश हो गया, उपदेश। समझे, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, इससे सवाल आपको पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, पढ़ेंगे हम लोग 79। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के कौन सा शहर में स्थित है? 79 का आप लोग आंसर करिएगा, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह जो है मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर जो मंदिर है भगवान का प्रमुख मंदिर है। समझे, महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। उज्जैन जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी या फिर शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। आपको पूछा जाएगा कि उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो शिप्रा या फिर क्षिप्रा। समझ गए, दोनों आप आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको आंसर करना है कंचनजंगा। सरल शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर जो है गोडविन आइंस्टीन या फिर केटू भी कह सकते हैं इसको। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन इसके स्थान के बारे में अस्पष्टता है। और यह जो है पियोको के अक्साई चीन के कुछ हिस्सों में स्थित है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई आपका 8598 मीटर है, ठीक है। जो स्पेशल भारत पूछे, एक पीओको में आ जाता है, पीओके में आ जाता है केटू, इसलिए इसको उतना नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंची चोटी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कौन सा वर्ष में लागू किया गया था? 81 नंबर का आपको आंसर करना है। 81 नंबर का आंसर करना है 1972 ईस्वी में, ठीक है। क्या करना है? 1972 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए 82। किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था? हम लोग जानते थे अमृतसर की स्थापना किसने किया था, उसका हम लोगों ने आंसर देखा था पहले सवाल में ही। और यहाँ पे सवाल है कि किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया? 82 नंबर का आप लोग आंसर करिएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कब किया गया था स्थापना? 1699 ईस्वी को, बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में किया गया था खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में लड़ा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया तराइन का युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की करारी हार हुई और उसकी सेना भाग खड़ी हुई थी। तराइन युद्ध सिर्फ एक ही नहीं हुई, बाद में मोहम्मद गोरी जीत भी गया था, समझे। अगला सवाल देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत आता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? आपको करना है एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं पीसीकल्चर। पीसीकल्चर जो है ये आपका मत्स्य के उत्पादन से संबंधित है, समझे। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर आपका फूलों से संबंधित है। किससे है? फूलों से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो आपका है रेशम के कीट के अध्ययन से संबंधित है, रेशम कीट से। और यहाँ पे सवाल क्या था? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन हम लोग का एपीकल्चर से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़े 85। मजा आ रहा ना पढ़ने में। किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है या फिर जाना जाता था? 85 नंबर का आपको आंसर करना है औरंगजेब को, ठीक है। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल देखिए, ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है? 86 का आपको आंसर करना है चंद्रमा का। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण जो है सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार यानी कि अंग्रेजी में टाइड कहा जाता है, और सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने की ओर भाटा कहा जाता है। और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, समझे। अगला सवाल करें 87। सवाल देखिए, मिटा लेते हैं भाई, मिट जा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु की सजा किस मुगल बादशाह ने दिया था? 87 का आप लोगों का आंसर करना है जहांगीर ने। जहांगीर के आदेश पर 30 मई 1606 ईस्वी को गुरु अर्जुन देव को लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे के गर्म तवे पर बिठाकर शहीद कर दिया गया। बहुत ही क्या बोले, मतलब बोलने वाले थे आप लोग समझ गए, उस टाइप का आदमी था ये, समझे।
क्या किया था, पूरा गर्मी का दिन है, लोहे का गर्म तवा बनाया गया, इसको गर्म किया गया, अर्जुन देव को इसके ऊपर बैठा दिया गया। आप समझिए गर्म तवा के ऊपर किसी के ऊपर आप बैठा देंगे किसी को जो चारों साइड से गर्म रहेगा, आदमी कैसा फील करेगा। ठीक है, तो इन लोगों ने भारत को सिर्फ लूटने का काम किया है, किसी ने भारत को कुछ देने का काम नहीं किया है। ये कहानी है इन लोगों का। ज़्यादा बोलेंगे नहीं और हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 88 नंबर सवाल है कि हिमालय में कुल कितनी समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। हिमालय में कुल कितनी समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। 88 नंबर का आप लोग आंसर करिए 3। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया तिब्बत से अलग करता है और यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों में है। पहला आपका महान हिमालय है और मध्य हिमालय है और शिवालिक से मिलकर बना है। समझे, 3 श्रेणियाँ। अगर यदि कोई 4 कहेंगे तो 4 कौन कौन सा नाम है ये भी आप लोग आंसर बताएंगे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 89 सवाल पूछ रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है। प्रेस वाले जो आजकल है ना, कहीं भी जाकर के घुस के ये वीडियो बना लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, समझें, तो इनको स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल में, अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में। इसका आंसर आप लोग क्या करना है, 19 का 1 का संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के तहत स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने का स्वतंत्रता दिया गया है और कुछ अधिकारों को संरक्षण से संबंधित है। समझें, इसीलिए लोग कहीं भी जाकर के घुस के वीडियो बना सकते हैं। अगला सवाल है 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है। सही आंसर आप लोग करना है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच कोणीय कोण को माप की दूरी को अक्षांश कहते हैं और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने 40 सवाल को देख लिया है। अगर यदि ये पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।